हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं जो हमारा ईपीएस सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। उस सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग लेकर के आए हैं। तो अभी तक 7 चैप्टर हो चुके हैं। 7 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है पहले लेक्चर में। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन। ये चैप्टर का नाम है, जहां से क्वेश्चन शुरू होता है 51। अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन, 7 इंपॉर्टेंट चैप्टरों से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज आइए हम लोग करना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 51 से, चैप्टर नंबर 8 से, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ति संभावना का, ऑप्शन नंबर बी मांग संभावना का, ऑप्शन नंबर सी निर्यात संभावना का, और ऑप्शन नंबर डी आयात संभावना का। तो यहां आंसर हो जाएगा तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है मांग संभावना का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 पर आ जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 52 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निवेश विश्लेषण संबंधित है। निवेश विश्लेषण किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए निजीकरण आवश्यकताओं से, ऑप्शन नंबर बी सामग्री आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर सी समग्र आवश्यकताएं, और ऑप्शन नंबर सी श्रम आवश्यकताएं, और ऑप्शन नंबर डी संसाधन आवश्यकताएं। किससे संबंधित है निवेश विश्लेषण? निवेश विश्लेषण किससे संबंधित है? तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसाधन आवश्यकताएं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। और क्वेश्चन नंबर 53 कहता है डीपीआर है, यानी कि डीपीआर क्या है? ये एक कार्य योजना है, या एक कार्यवाही योजना है, या एक क्रियान्वयन योजना है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए डीपीआर क्या है? तो आपको बता दें कि डीपीआर एक तरह का कार्यवाही योजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 पर। और 54 नंबर क्वेश्चन कहता है परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना तैयार की जाती है किसके द्वारा? परिवर्तकों के द्वारा, या प्रबंधकों के द्वारा, या उद्यमी के द्वारा, या इन सभी के द्वारा? बताइए परियोजना जो होती है वो तैयार की जाती है किसके द्वारा? तो आपको बता दें कि परियोजना तैयार करने की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, यानी कि जो परियोजना होती है वो प्रवर्तकों द्वारा भी तैयार किया जाएगा, प्रबंधकों द्वारा भी, उद्यमी द्वारा भी, यानी कि इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है। परियोजना के तैयार करने पर जो व्यय किए जाते हैं धन, वो क्या है? विनियोजन है, या व्यय है, या अपव्यय है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए परियोजना जो तैयार किया जाता है उस पर जो धन खर्च किया जाता है वो धन क्या है सर? तो आपको बता दें कि परियोजना जो किया जाता है उससे हमें लाभ अर्जित होता है आगे चल करके, इसलिए हम लोग परियोजना पर किए गए खर्च को क्या कह सकते हैं? विनियोजन कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 पे। और क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए तकनीकी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी प्रबंधकीय मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी? बताइए परियोजना पुनर्मूल्यांकन के क्या क्या पहलू हैं? ऑप्शन नंबर ए या बी, या सी, या डी, यानी कि तकनीकी मूल्यांकन है, या वित्तीय मूल्यांकन है, या प्रबंधकीय मूल्यांकन है, या इनमें से सभी है? तो आपको बता दें कि परियोजना मूल्यांकन के सभी पहलू हैं, यानी तकनीकी मूल्यांकन भी है, वित्तीय मूल्यांकन भी है, प्रबंधकीय मूल्यांकन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। और क्वेश्चन नंबर 57 कहता है परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है। परियोजना पहचान में किस चीज की आवश्यकता होती है, हमें ये बताना है। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है अनुभव की,
परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है मस्तिष्क का उपयोग की, या अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सर आपको बता दें कि परियोजना पहचान में आवश्यकता जो होती है, परियोजना पहचान में जो आवश्यकता होती है वो अनुभव की भी होती है और मस्तिष्क का भी उपयोग होता है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि अनुभव की भी आवश्यकता होती है और मस्तिष्क के उपयोग का भी आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 57 के बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पर, और क्वेश्चन नंबर 58 कहता है पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? सर ऑप्शन नंबर ए लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि, या ऑप्शन नंबर बी विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, या ऑप्शन नंबर सी स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होना चाहिए सर? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो पुनर्भुगतान अवधि के विषय में बताना है हमें कि पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है किससे। तो आपको बता दें कि पुनर्भुगतान अवधि जो होती है वो संबंधित होती है विनियोजन लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 तक हो गया, 59 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 59 जो कहता है, लिखा हुआ है कि परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है तथ्यों का या सूचनाओं का या विश्लेषण का या उपयुक्त सभी का। बताइए किसका सारांश है? किसका सारांश है परियोजना प्रतिवेदन? तो आपको बता दें कि जो परियोजना प्रतिवेदन है वो तथ्यों का भी सारांश है, सूचनाओं का भी सारांश है, विश्लेषण का भी सारांश है, हम कहें तो सभी का सारांश है, यानी जो तथ्य है, सूचना है, विश्लेषण है, सबका मिला करके परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है सर? चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 59 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही हम पाते हैं कि सर 59 के बाद ये इस चैप्टर में 9 क्वेश्चन जो थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए लाया गया। अब जो है चैप्टर नंबर 9 लेकर के आपके सामने आए हैं, और चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है संसाधन निर्धारण वित्तीय एवं गैर वित्तीय। तो संसाधन निर्धारण जिसका शुरुआत होता है क्वेश्चन नंबर 60 से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 60 चैप्टर नंबर 9, जिसमें कि पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है परियोजना आकलन है। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है परियोजना आकलन है। ऑप्शन नंबर ए निर्यात विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी विशेषज्ञ विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी लाभदायकता विश्लेषण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए सर? परियोजना आकलन क्या है? बताइए परियोजना आकलन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो परियोजना आकलन होता है वो परियोजना आकलन लाभदायकता विश्लेषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है गर्भावधि संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है सर? विचार सृजन अवधि से, या उद्भवन अवधि से, या क्रियान्वयन अवधि से, या वाणिज्यीकरण अवधि से। किससे संबंधित होती है? गर्भावधि किससे संबंधित होती है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? इसका आंसर होना चाहिए गर्भावधि जो होती है वो क्रियान्वयन से संबंधित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62 पे, और क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित होती है। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा का समय मूल्य से, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा का बढ़े हुए मूल्य से, ऑप्शन नंबर सी सभी भावी वर्तमान मूल्यों से, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए किससे संबंधित होती है? किससे संबंधित होती है? शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि किससे संबंधित होती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सभी भावी वर्तमान मूल्यों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे, और क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्न में से कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है। निम्न में से कौन भौतिक प्रकार का एक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए विपणन, ऑप्शन नंबर बी वित्त, ऑप्शन नंबर सी संसाधनों से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए निम्न में से कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है। भौतिक संसाधन का, ठीक है सर, यहाँ भौतिक संसाधन अगर आप पहचानते हैं तो आंसर आप दे सकते हैं। तो भौतिक संसाधन जिसको हम लोग कहते हैं विपणन, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं प्रचार प्रसार करना, विपणन करना, ये हमारा भौतिक संसाधन का एक प्रकार है। तो विपणन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर, सॉरी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा विपणन नहीं होना चाहिए, बल्कि पूछा है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा, माफ कीजिएगा, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन का एक प्रकार है। विपणन क्या भौतिक संसाधन का एक प्रकार है, या वित्त भौतिक संसाधन का प्रकार है, या संसाधन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर है वो आपका हो जाना चाहिए संसाधन, क्योंकि पूछा है भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन में जो संसाधन आते हैं, जैसे कि संसाधन में हमारे मशीन वगैरह हो गया, प्लांट फर्नीचर मशीन, ये सब संसाधन, ये सब भौतिक संसाधन कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, और क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है किसी भी उपक्रम की अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि किसी भी उपक्रम की अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए वित्त आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी विपणन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी नियोजन आवश्यक है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या आवश्यक है सर, तो यहां आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा वित्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 पे, और क्वेश्चन नंबर 65 लिखा हुआ है निम्न में से कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है। निम्न में से कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है। उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी विपणन, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन की प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है। कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, और क्वेश्चन नंबर 66 लिखा हुआ है संसाधन का अर्थ उस माध्यम से है जो व्यक्ति के कार्य संपादन के लिए डैश डैश है। बताइए कि संसाधन का अर्थ उस माध्यम से है जो व्यक्ति के कार्य संपादन के लिए डैश डैश है। आवश्यक है, अनावश्यक है, उपरोक्त न ए और न बी, उपरोक्त ए और बी दोनों। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि संसाधन का अर्थ उस माध्यम से है जो व्यक्ति के कार्य संपादन के लिए आवश्यक है, यानी यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वो आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बाद, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पर। लेकिन 67 पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारा 10वां चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है, और चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं। अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं क्वेश्चन नंबर 67 से शुरू हो जाती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 67 की चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 67 में विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। ऑप्शन नंबर ए चालू संपत्तियां, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी संपत्तियां, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक संपत्तियां, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है कि विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। क्या आंसर होना चाहिए सर, तो यहाँ आंसर होना चाहिए अस्थायी संपत्तियों का। जितने भी अस्थायी संपत्तियां होती हैं उनकी बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, और पाते हैं कि लिखा हुआ है दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, शून्य ब्याज दर, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होना चाहिए सर, दीर्घकालीन ऋण पर बताइए किस तरह का ब्याज दर होता है।
तो जो दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए ऋण होते हैं उन पर स्थिर ब्याज दर यानी स्थिर दर से ब्याज लिया जाता है या दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 पर, और क्वेश्चन नंबर 69 लिखा है कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए अस्थायी कार्यशील पूंजी, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, ऑप्शन नंबर सी नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे, और क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, ऑप्शन नंबर बी चालू संपत्तियां प्लस चालू दायित्व, ऑप्शन नंबर सी चालू दायित्व माइनस चालू संपत्तियां, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 71 लिखा हुआ है नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी कार्यशील पूंजी, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध कार्यशील पूंजी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी कार्यशील पूंजी यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 71 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 72 स्थिर लागत में शामिल रहता है। स्थिर लागत में शामिल रहता है, क्या शामिल रहता है? ऑप्शन नंबर ए कच्चे माल की लागत, ऑप्शन नंबर बी श्रम की लागत, ऑप्शन नंबर सी शक्ति की लागत, या ऑप्शन नंबर डी कारखाना लागत। यहाँ आंसर हो जाएगा कारखाना लागत यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, और 73 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थिर लागत में शामिल रहता है, सॉरी अस्थिर पूंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है क्वेश्चन नंबर 73 कहता है अस्थायी पूंजी होती है। ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर सी अस्थायी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी पूंजी जो होती है वो सिंपल सी बात है कि अस्थायी पूंजी यानी फिक्स एसेट जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं, दीर्घकालीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, और क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है कार्यशील पूंजी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर ए स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर बी अस्थिर होती है, ऑप्शन नंबर सी चल होती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कि कार्यशील पूंजी जो होती है वो अस्थिर होती है यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके अनुसार ही हमारा 10वां चैप्टर खत्म हो जाता है, और यहीं से शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कोष प्रवाह विवरण। ये चैप्टर तो आप लोगों ने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर से संबंधित सारे के सारे सवाल का जवाब आप लोग अच्छे प्रकार से दे सकते हो। तो चलिए शुरू किया जाए चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कोष प्रवाह विवरण। तो पहला नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि क्वेश्चन नंबर अगर लाइन से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 75 आता है। तो लिखा हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन कि कोष प्रवाह विवरण में प्रयुक्त जो कोष शब्द का आशय क्या है? केवल रोकड़, चालू संपत्तियां, चालू दायित्व, या चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक क्या? कोष शब्द का क्या अर्थ है सर? तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं कि सर कोष जो शब्द है उस कोष का मतलब होता है चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सॉरी कोष प्रवाह विवरण का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ नहीं था, फंड फ्लो स्टेटमेंट से था। कोष प्रवाह विवरण से अर्थ यहाँ फंड फ्लो स्टेटमेंट से था, मतलब फंड से था। तो फंड का अर्थ क्या होता है? तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक क्या होता है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, और क्वेश्चन नंबर 76 कहता है ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। ऑप्शन नंबर ए कोष का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी कोष के स्रोत, ऑप्शन नंबर सी कोष का प्रवाह नहीं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर? तो ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय का क्या अर्थ है सर? तो कोष का प्रवाह नहीं होना। सिंपल सी बात है कि ऋण पत्र हम लोग निर्गमित करेंगे, ऋण पत्र निर्गमन करेंगे और ख्याति का क्रय करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का कोष का प्रवाह नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। 76 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 78
8 पर 77 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है प्रारंभिक रहतिया रहतिया है, क्या है सर? प्रारंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉक। प्रारंभिक रहतिया का हिंदी इंग्लिश में होता है ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर ए कोष का स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर बी कोष का प्रारंभ होता है, प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी कोष का प्रवाह नहीं होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कोष का प्रयोग यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आगे लिखा हुआ है 78 नंबर क्वेश्चन, अंतिम रहतिया होती है। अंतिम रहतिया क्या होती है सर? कोष के स्रोत होते हैं, या कोष का प्रयोग होता है, या कोष का प्रवाह नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये अंतिम रहतिया जो होता है ये कोष का स्रोत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 हो गया, 79 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 लिखा है अंश अधिमूल्य में वृद्धि है। अंश अधिमूल्य में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए कोष के स्रोत, ऑप्शन नंबर बी कोष का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी कोष का प्रवाह नहीं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोष का स्रोत, यानी अंश अधिमूल्य में वृद्धि जो है वो कोष के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 79 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए कोष के स्रोत, ऑप्शन नंबर बी कोष का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी कोष का अंतः प्रवाह, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोष का प्रयोग। क्लियर है बात? कोष का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 पर, और क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि प्लांट का क्रय, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा? ऑप्शन नंबर ए कमी करेगा, या ऑप्शन नंबर बी वृद्धि करेगा, या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि कमी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसके साथ ही ये आपका 11वां नंबर चैप्टर भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये खत्म हो जाता है और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 12 शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता दें कि पूरा जो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता ईपीएस जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें टोटल का टोटल बता दें, टोटल चैप्टर्स जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 22 चैप्टर्स हैं, जिसमें से कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लगभग 165-70 के आसपास में लगभग सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। और अभी 22 चैप्टर टोटल है, जिसमें से 21 चैप्टर हम लोगों ने किया है, 11 चैप्टर हम लोगों ने किया है और अभी लगभग 11 चैप्टर बाकी हैं। अगर आप ये हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में एक लेक्चर में ही जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको निपटा दिया जाए, या 2 लेक्चर्स और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी लेक्चर्स और ज्यादा लंबे हो जा रहे हैं, या अभी क्वेश्चंस इतने ही बनाए गए हैं ये कह लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को रहने देते हैं, और जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आगे के जो चैप्टर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के ईपीएस सब्जेक्ट में, उद्यमिता सब्जेक्ट में, उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। हम देख पा रहे हैं कि लगभग अभी भी 30% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को देख रहे हैं। तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।